हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मौर्य साम्राज्य, मौर्यकालीन स्रोत, मौर्य साम्राज्य का विस्तार, मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार, अशोक की धर्म नीति और मौर्य प्रशासन और सामाजिक सांस्कृतिक इन सब के बारे में तथा मौर्यकालीन कला स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। और इन सब पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के इसके बारे में जानते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में की थी। यानी जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, जो कि हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देखा। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग जाके जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़े हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो वहाँ पे नंद वंश था अंतिम शासक जो हुआ, और उसको जो है धनानंद को पराजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य, और जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में की जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो मौर्यकालीन स्रोत, ठीक है, यानी मौर्य काल के स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भारतीय इतिहास में मौर्य राजवंश, मौर्य काल की जानकारी दो स्रोतों के आधार पे क्या है मिलती है। यानी दो स्रोत से हमको जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या चीजें घटित हुई। पहला हमारा है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। चलिए एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र में लिखा हुआ साहित्य, मतलब जो कुछ लिखी गई है पुस्तकें, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें लिखा गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो कौटिल्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है। दूसरा है विशाखा दत्त का मुद्रा अर्थात, ये सब बुक के नाम है। तो और कौन लिखा ये भी ध्यान रखिएगा, और कौन किसका बुक है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे है मेगस्थनीज की इंडिका, यानी मेगस्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी है। और बौद्ध साहित्य और पुराण, तो इन सब जो है किताबों में लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिससे हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा जो हमारा था वो क्या था, पुरातात्विक स्रोत, जहाँ से हमको मतलब एक तरह से रिसर्च किया जाता है, उस पर क्या है एविडेंट मिलते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें अभिलेख, सिक्के, कलात्मक साक्ष्य एवं भौतिक साक्ष्य आदि, यानी इन सब से क्या है हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं मौर्यकालीन अभिलेखों से। जो कि जैसे कि अगर कोई राजा है जीत गया तो अभिलेख बनवाता था या शिलालेख बनवाता था, उस पर कुछ लिखे जाते थे। उनसे कुछ उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों से भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। कलात्मक कुछ चित्र बनाए गए हैं, तो उनसे भी कुछ जानकारी मिलती है। और भौतिक साक्ष्य यानी कि स्वरूप को देख के वर्तमान में क्या वहाँ पे कायम है, उन सबसे भी जो जानकारी मिलती है उस पर रिसर्च करके कब की बात है ये सारी चीजें निकाल जाती है। तो उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो ये दो मुख्य स्रोत थे मौर्यकालीन स्रोत के बारे में। आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आप लोग नीचे मैप में देख सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा एक तरह से अखंड भारत हम कह सकते हैं कि बनाया गया था एक तरह से। बाकी जो अशोक होता है, अशोक अखंड भारत बना था, जो कि मौर्य साम्राज्य का ही शासक रहता है। ठीक है, जाके हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब एक तरह से बहुत ही बृहद क्षेत्र में क्या करता है, शासन करता है, जो कि मौर्य साम्राज्य हुआ हमारा। ठीक है, तो विस्तार हो गया, जो कि हिमालय से लेकर मैसूर तक है दक्षिण में, और पूर्व में बंगाल, और तथा उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, तथा पश्चिम में कहाँ तक है तो अरब सागर तक क्या है फैला हुआ है मौर्य साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन से हुए। तो पहला हमारा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो कि स्थापना करता है। उसके बाद बिंदुसार होता है, फिर अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, सारिशुक, देववर्मन, शतधन्वन और बेदत। तो क्या इन सब के बारे में पढ़ना, तो बिल्कुल नहीं, सबके बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है, बस तीन के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो बस इन्हीं से जो है पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी किसी शासक ने ऐसे कोई काम नहीं किया कि इससे क्या क्वेश्चन बने। तो सिर्फ तीन शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार और अशोक के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहीं से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके शासन काल की, यानी कब राजन बनता है और कब तक शासन करता है, तो बात करें 321 से 298 ईस्वी पूर्व में, यानी कि इसके बीच इसका शासन रहा। 321 से 298 तक क्या हुआ, इसका शासन रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का। एक तरह से आप लोग देखेंगे तो उल्टा चल रहा है। उल्टा क्यों चलता है, क्योंकि हम लोग ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, वही लिखा है ईस्वी पूर्व, यानी पहले की बात है, ईसा मसीह का जन्म अभी नहीं हुआ है।
हम समझाए थे पिछले वीडियो में ईसा पूर्व क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त को स्ट्रोबो तथा जस्टिन ने साइट्रोकोटस और एरियन तथा प्लूटोकार्क ने एड्रोकोटस नाम से संबोधित किया। यानी बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, तो स्ट्रोबो तथा जस्टिन ने, यानी दो लोग ये जो हैं जिन्होंने नाम उसका रखा है। और बात करते हैं आगे सैंड्रोकोटस और एरियन तथा प्लूटोन ने इसे एड्रोकोटस नाम से क्या किया, संबोधित किया। तो इसके दो नाम हो गए, एक तो है सैंड्रोकोटस जो कि स्ट्रोबो और जस्टिन ने रखा, और दूसरा जो है एड्रोकोटस जो कि एरियन और प्लूटार्क ने क्या किया, इसे संबोधित किया। तो दो नाम हो गए, नाम रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दो नाम। ठीक है, आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, अर्कोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेनिस डाई का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। यानी जो सिकंदर का सेनापति, इसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है सिकंदर का सेनापति कौन था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर उसका क्या था, सेनापति था। आगे बात करते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा अपने राजदूत मेगास्थनीस को उसके दरबार में भेजा। यानी सेल्यूकस जो है भारत पे आक्रमण करने आ रहा है, तो वहां पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होता है और बाद में जो है वो अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है और उसके दरबार में जो है मेगास्थनीस को राजदूत बनाकर भेजता है। कहाँ पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीस क्या है, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, ध्यान रखिएगा। किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने। और विवाह किससे करता चंद्रगुप्त मौर्य, तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से। आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें। तो मेगास्थनीस 5 वर्ष तक क्या है, पाटलिपुत्र में रहा तथा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जो कि हम स्टार्टिंग में देखे हैं कि इंडिका लिखा गया है। ठीक है, तो किसने लिखा था, तो मेगास्थनीस ने लिखा था। कहाँ पे लिखा था, पाटलिपुत्र में रह के, मौर्य साम्राज्य में रह के। ठीक है, आगे है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जैन होगा, तो जैन धर्म का अनुयायी था। यानी चंद्रगुप्त किसका था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। और 298 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपासना के दौरान हो गई थी, उपवास के दौरान। ठीक है, तो ये श्रवणबेलगोला क्या है, ये कर्नाटक में है। और ये क्या होता है, यानी कि आप जो है मृत्यु को प्राप्त करने के लिए मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं, आपकी खाना वगैरह नहीं हम खाएंगे, और उसके दौरान क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको कहते हैं श्रवणबेलगोला में क्या होता है, इसका मृत्यु होती है कर्नाटक में। ठीक है, आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला में स्थित है। यानी जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है जैनों का, तो कौन सा स्थित है, तो श्रवणबेलगोला में स्थित है, एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जैन केंद्र। ठीक है, आगे अब बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं, जिसका शासनकाल जो है 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का पुत्र था। बिंदुसार कौन था, तो चंद्रगुप्त का पुत्र था तथा उसका तथा उत्तराधिकारी था। पुत्र है तो उत्तराधिकारी तो होगा ही। ठीक है, वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी तथा अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो वो जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था, हमने पिछले बार देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो बिंदुसार है वो क्या है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था तथा इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, अमित्रघाट के नाम से इसे क्या है, जाना जाता था। आगे बात करते हैं। स्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। यानी जो स्ट्रोबो के अनुसार उनके द्वारा कहा जाता है ये कि सीरियन, यानी सीरिया की जगह है जहाँ के जो राजा हुआ करते थे एंटियोकस, उन्होंने जो है बिंदुसार के दरबार में एक जो है राजदूत भेजा, इसका नाम क्या था, डायमेकस था। आगे बात करते हैं। एथोनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरियस के शासक एप्टियोकस सेकंड से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। यानी बिंदुसार ने जो है उनसे कहा था, इधर देखिएगा दोनों एक नहीं है। एंटियोकस जो हमने देखा था बिंदुसार के दरबार में डायमेकस भेजा था, तो वो अलग है, और एप्टियोकस सेकंड प्रथम वो अलग शासक है। ठीक है, जो कि वहाँ का होता है। तो उनसे मांग करता है बिंदुसार की क्या है, मदिरा यानी कि दारू वगैरह भेजने के लिए, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करता है बिंदुसार, किससे, तो सीरियाई के शासक एप्टियोकस। ठीक है, आगे बात करते हैं अशोक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो अशोक के बारे में यहाँ से हम पढ़ते हैं। अशोक का जो शासनकाल रहा 273 से 236 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और अशोक किसका उत्तराधिकारी है, तो बिंदुसार का। ठीक है, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, और 4 वर्षों तक उत्तराधारी के संघर्ष के पश्चात 269 ईस्वी पूर्व में वास्तविक रूप से राजगद्दी पर बैठा।
यानी कि 4 वर्ष तक वो क्या किया, संघर्ष किया। और वास्तव में जब वो गद्दी पे बैठता है तो कब बैठता है, 269 ईस्वी पूर्व में क्या करता है, वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो शासक बनने के पूर्व अशोक अवंती का राज्यपाल था। यानी जब शासक नहीं बना था अशोक, तो उसके पहले क्या था, राज्यपाल हुआ करता था अवंती का। ठीक है, और मास्की तथा गर्जरा अभिलेख में इसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। यानी 2 अभिलेख लिखे हुए हैं, मास्की तथा गजरा, जिसमें इसका वास्तविक नाम क्या है, तो अशोक बताया गया है। आगे बात करते हैं, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया तथा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये एक पूरे इसके बारे में बताया गया कि 9 वर्षों के बाद उसका राज्याभिषेक हो जाता है। तो 9 वर्ष के बाद जो 261 में क्या होता है, कलिंग युद्ध आक्रमण होता है, और कलिंग युद्ध के विजय के बाद यानी युद्ध में विजय होता है उसकी, और धम्म विजय को अपना लेता है। युद्ध विजय की जगह क्या करता है, वो धम्म विजय को अपनाता है। और उपगुप्त नामक यानी उपगुप्त नाम का एक जो है बौद्ध भिक्षु था, जिससे क्या करता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है, यानी बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है। आगे बात करते हैं अशोक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि अशोक ने शासक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। यानी जब 10 वर्ष हुआ अशोक के शासन काल को, तो बोध गया घूमने के लिए गया, और 20 वर्ष हुए तो लुम्बिनी घूमने के लिए आता है। और 13वें वर्ष कहाँ जाता है, तो धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कहीं जाता नहीं, क्या करता है, तो अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसका नाम क्या था, धम्म महामात्र। ठीक है, आगे है अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कृष्ट है। और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यानी अभिलेख किस किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये बताया गया है, ब्राह्मणी है, ग्रीक है, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में है। और इसको पढ़ने में जो है सबसे पहले जो उपलब्धि हासिल की वो कौन था, तो जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, आगे है 14 शिलालेखों के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख तथा 7 लघु शिलालेख, 7 अष्टम अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो ये उसकी संख्या है कि 13 लघु शिलालेख थे 14 शिलालेखों में। ठीक है, और 7 जो है लघु शिलालेख है, उसके बाद 7 अष्टम अभिलेख भी है। आगे कुछ और बात करते हैं, तो जैसे कि धार्मिक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, और आगे है शिला राजादेश 13 में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। यानी जो 13 शिला राजा के आदेश में जो उत्कीर्ण किया था शिलालेख पे, उसमें 13वां जो आदेश इनका हुआ उसमें क्या लिखा गया है कि जो कलिंग युद्ध में लोगों की मृत्यु हुई या लोग जख्मी हुए, तो उनके बारे में क्या है लिखा गया है, और युद्ध त्याग की घोषणा की। यानी उसमें युद्ध त्याग की घोषणा की, हम युद्ध क्या करेंगे, अब नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब अशोक की धम्म नीति हम पढ़ लेते हैं। अशोक की धम्म नीति क्या है, तो संस्कृत शब्द धम्म का प्राकृतिक रूप है धम्म। ठीक है, धर्म का जो प्राकृतिक रूप क्या है, तो धम्म है। और अशोक की अपनी धम्म नीति को लेकर भी भारतीय इतिहास में चर्चा का विषय है। धम्म एक धर्म ना होकर एक प्रकार की आचार संहिता थी, जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य को किस रास्ते पर चलना चाहिए उसका उल्लेख है। एक तरह से क्या है, जीवन देने का, राह सिखाने का काम किया है जो अशोक की धम्म नीति थी। ठीक है, आगे इसके अंतर्गत अशोक ने अहिंसा, सहिष्णुता, दया, साधु संतों एवं माता पिता का सम्मान जैसे तत्वों पर बल दिया है। साथ ही क्रोध, घमंड, ईर्ष्या इत्यादि से बचने की सलाह तथा कर्मकांडों से बचने की सलाह, और समय समय पर व्यक्ति की निरीक्षण करने का सुझाव भी देता है। तो ठीक है, तो जीवन के बारे में उसने कुछ निर्देश दिए हैं अपने अशोक धम्म नीति के माध्यम से। मौर्य प्रशासन की बात करते हैं। मौर्य प्रशासन क्या है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कोष, सेना तथा दुर्ग को राज्य के लिए आवश्यक अंग माना है। यानी राज्य में क्या क्या चीजें आवश्यक होने चाहिए, तो उसमें है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कोष, सेना तथा दुर्ग, ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कौटिल्य जो है कौन है, तो मौर्य का साम्राज्य का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, तो उसका जो है शिष्य हुआ, इसका शिष्य था कौटिल्य का, और इसका नाम जो है चाणक्य भी हुआ, और विष्णुगुप्त भी इसे कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, और मंत्री सभा तथा मंत्री परिषद राजा को सहायता देते थे। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो मंत्री और
सभा तथा मंत्रिमंडल राजा को सलाह देते थे। ठीक है, तो ये उसके बारे में हो गया। आगे है मौर्य प्रशासन में शिरस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या 18 थी। ठीक है, यानी मौर्य प्रशासन में शिष्ट जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे, और इनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। आगे बात करते हैं मौर्य प्रशासन में तो संस्था तथा संचरा गुप्तचर व्यवस्था के अंग थे, यानी गुप्तचर जो व्यवस्था थी उसमें क्या संस्था तथा संचरा एक व्यवस्था थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, यह कुल उपज का 2/6 होता था। यानी भू राजस्व मतलब कि जमीनों से कर लिया जाता था जो खेती वगैरह की जाती थी, और लेने का तरीका क्या था कि 2/6, यानी 6 अगर कुछ रुपए मान लीजिए अगर हुए तो उसमें से 2 रुपए किसके हो जाएंगे, राजा के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बनाया गया था कि ऐसे आपको देना है कर। आगे बात करते हैं राजकीय टकसाल के अधिकारियों को लक्षाध्यक्ष कहा जाता था और मुद्राओं के परीक्षण का अधिकारी रूपदर्शक कहलाता है। यानी किसे क्या कहते हैं ये यहाँ पे बताया गया है। आगे बताते हैं मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में और व्यवस्था। ठीक है, तो बुद्ध काल की तरह ही जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत का प्रचलन था। यानी जिस प्रकार हमने बौद्ध काल में देखा उसी प्रकार इसमें भी क्या है, चीजें कायम होती हैं कि चार क्या है, कुल रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ये जो है कुल यहाँ भी कायम रहते हैं, और वर्ण व्यवस्था रहती है, जाति प्रथा भी रहती है, छुआछूत भी क्या रहता है, प्रचलन रहता है। आगे है हालांकि कौटिल्य ने क्षुद्र वर्ग के लिए कृषि, पशुपालन के साथ साथ व्यापार के द्वारा केंद्र द्वारा भी आजीविका का समर्थन किया है। साथ ही कौटिल्य ने यह भी कहा है कि शूद्रों का दास मंडी बनाया जाता थी, उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। परिवार प्रथा एवं महिलाओं की दशा भी पूर्ववर्ती काल की तरह मौर्यकालीन ज्योतिषी, गणिका, गुप्तचर, अंगरक्षक इत्यादि के रूप में महिलाओं की भूमिका की जानकारी मिलती है, और कौटिल्य ने महिलाओं की तलाक के अधिकार का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये उनके बारे में हो गया, दासों वगैरह के बारे में। खान पान, मनोरंजन, पहनावा इत्यादि पूर्ववर्ती काल की तरह था। ठीक है, यानी मौर्य काल में भी ये चीजें कायम थी जिस प्रकार बौद्ध काल में थी। आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार इत्यादि का प्रचलन, बड़ी संख्या में अनुलोम प्रतिलोम विवाह की जानकारी तथा उच्च वर्ग राज्य परिवार में विवाह का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं समाज एवं संस्कृति के बारे में, उसमें ये सारी चीजें हैं कि समाज किस प्रकार क्या करता था। ठीक है, तो आश्रम वगैरह भी पिछले तरह के बनाए गए थे, पुरुषार्थ, संस्कार इत्यादि भी था, अनुलोम प्रतिलोम विवाह की जानकारी भी क्या है, उच्च स्रोत में, जैसे कि आज लोग अपने से बड़े परिवार में लोग विवाह वगैरह करते थे। ठीक है, हालांकि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार कितने वर्ग हैं, तो 7 वर्ग है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संभवतः व्यवस्थाएं के आधार पर, यानी व्यवस्था यानी कि व्यवस्थाएं मतलब जो वगैरह काम वगैरह करते थे उसके आधार पर ही किया गया है। ठीक है, तथा भारतीय ने नैतिक चरित्र की प्रशंसा की है। भारतीयों की जो नैतिक चरित्र है उसकी क्या की है, प्रशंसा की है, किसने, तो मेगास्थनीज ने। आगे है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। तो स्तंभ कला हम जान लेते हैं, तो मौर्यकालीन स्थापत्य अशोक के स्थापत्य का एक अत्यंत ही बेहतरीन उदाहरण है। बड़ी संख्या में स्तंभों का निर्माण इनका कई प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि लेखयुक्त स्तंभ, लेख रहित स्तंभ और स्वतंत्र स्तंभ एवं स्मारक स्तंभ। तो स्तंभों के कुछ प्रकार बताए गए हैं कि स्तंभ बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये कला के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उनको ये सारी कला भी आती थी। ठीक है, आगे बताया गया है सांची, सारनाथ, प्रयाग, रामपुरवा, दिल्ली, लोरिया, अरराज इत्यादि विभिन्न स्थलों में अशोककालीन स्तंभों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी इन जगहों पे क्या है, अशोक के स्तंभ भी क्या है, पाए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्तूप क्या है। ये क्वेश्चन बना होगा आप लोगों के दिमाग में कि स्तूप क्या है। तो बुद्ध एवं महत्वपूर्ण भिक्षुओं के, यानी बुद्ध की जो है, बुद्ध एक महत्वपूर्ण भिक्षुड़ भी हुआ करते थे, लेकिन बुद्ध के अलावा कुछ महत्वपूर्ण भिक्षुड़ हैं, उनके अवशेषों पर, यानी जहाँ पे उनको एक तरह से, जहाँ पे वो अपना भाषण दिए या जहाँ पे उनकी मृत्यु प्राप्त हुई, जन्म हुआ, तो उनसे अवशेषों पे क्या हुआ, अर्ध गोलाकार ढांचे को स्तूप कहते हैं। अर्धकाल जो है एक फिगर बनाया गया, चित्र बनाया गया, जो कि हम दिखाते हैं आपको, तो उसे क्या कहते हैं, जैसे कि ये फिगर दिख रहा है आपको, ये गोलाकार जो एक ढांचा बना उसी को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। यानी यहाँ पे गौतम बुद्ध वगैरह की जो, या गौतम बुद्ध हो सकता है या उसके अलावा जो बहुत बिछड़े हुए, तो उनके अवशेष अगर यहाँ पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक ये फिगर बना जाता है, एक मूर्ति तरह से बना दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो ये स्तूप क्या है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ये चीज खत्म होती है और हम लोग यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, अगर नए आए होंगे तो। और पीडीएफ के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ मिल सकता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्या है हमें फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो जो है कैसी लग रही हो आप कमेंट में जरूर हमको बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम पृथक शिलालेख, द्वितीय पृथक शिलालेख, पांचवा पृथक शिलालेख तथा 13वां स्तंभ अभिलेख। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा प्रथम, यानी कि प्रथम पृथक शिलालेख में क्या ये उल्लेख किया गया है अशोक के द्वारा। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर, बराबर यानी गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ऑप्शन आपके सामने है, आजीविका ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में क्या है बताते हुए चल सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आजीविका ने। आगे बात करते हैं, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। फोर्थ नंबर है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, सुपारा। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में जो है शिलालेख नहीं है अशोक के। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवप्रियदर्शी था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मौर्य सम्राट अशोक का, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवती, भगवान महावीर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मौर्य सम्राट अशोक को जो है देवप्रियदर्शी भी कहा जाता है। बात करते हैं, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, परिशिष्ट प्रवर्तन में जो है उल्लेख मिलता है। 7 नंबर है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीपोथा कहा है? पोलीप्रोथा कहा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मेगास्थनीज ने, स्ट्रेबो ने, प्लूटार्क ने, एरियन ने। तो सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज ने कहा था। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तो आपको पता होगा, अजातशत्रु ने। 9 नंबर, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको अत्यधिक प्रभावित किया? चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुवाकी। तो सही जवाब हो जाएगा कारुवाकी। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? महाबली, वीरसिंघे, तिस्क और राणा सिंघे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिस्क। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तो बिल्कुल टाइम नहीं लिया जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य के लिए विरसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रासत और बौद्ध ग्रंथ। तो सही जवाब हो जाएगा मुद्रासत। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रतीक का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी और अंगिका। तो सही जवाब हो जाएगा मागधी। 14 नंबर है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख, 7वां स्तंभ अभिलेख। से हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां बृहद शिलालेख। 15 है, शिलालेखों में किस राजा को देवानम पिया या प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय जिसका अर्थ है, कहा गया है? अशोक को, हर्ष को, बिंदुसार को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सही जवाब हो जाएगा अशोक को कहा गया है। आगे बात करते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ये आपसे पूछ रहा है। गुड़ पुरुष, गुप्तचर, सस्ता एवं संचार, खोजी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा, उसे गुड़ पुरुष कहा जाता था। 17 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुराल, तोल, काकड़ी, दिनार। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा, कुराल जो है अशोक का उत्तराधिकारी था। हालांकि कहीं कहीं पे जो है दशरथ मौर्य भी बताता है, लेकिन कुशार जो है उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन का, और सॉरी यहाँ पे राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अशोक ने, शत्रु ने, कनिष्क ने और सीमुख ने। तो सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। 19 नंबर, किसने
सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अब कैप्शन है अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। तो सही जवाब हो जाएगा अशोक। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जुडिन, बौद्ध, हिंदू, जैन। तो सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारे 20 नंबर क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं, और चैनल पे अगर नए विजिट किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य के बारे में पढ़ना अलग से, तो आप लोग बताएं, अगर कमेंट करिएगा चाणक्य या चंद्रगुप्त मौर्य कमेंट करेंगे तो हम एक एक करके उन दोनों पे अलग अलग वीडियो उनके जीवनी पे आधार पे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।